चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ऐसे यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह उपस्थित हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि मेंस का एग्जाम हो या फिर जेईई एडवांस का पेपर हो या मेडिकल का हो, कैसा भी पेपर हो, किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर लेंदी भी है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग ये मान के चलें कि मेंस हो या एडवांस हो, एक क्वेश्चन तो इसमें से हर साल आता ही आता है। तो इसलिए अब जरूरी ये हो जाता है कि इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो अब आज हम डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड एकदम शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, उसको रटना नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी ये होता है कि हम इसको सिस्टमेटिक वे में इसको हम पढ़ें। ठीक है, तो आज कार्बोनाइल कंपाउंड को हमें शुरू करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग तो स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि इसमें हम ऐसी कई प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिन्हें सिर्फ गर्म किया जाए तो हमें यह देखना होता है कि उसमें उत्पाद क्या बनेगा, मतलब हीट करने पर उत्पाद क्या बनेगा। तो इस पूरे टॉपिक को हमने नाम दिया है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, हीटिंग इफेक्ट को भी पढ़ने से पहले तुम्हें एक ये वाला रिएक्शन आना चाहिए जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एसिडीकरण। तुम्हें याद होगा ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हीटिंग मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को पढ़ने से पहले हमें हीटिंग इफेक्ट जानना जरूरी है, और हीटिंग इफेक्ट को जानने से पहले हमें ये रिएक्शन आना जरूरी है। और ये हम पहले बात कर चुके हैं, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनना, क्या अभिक्रिया होती है तुम्हें याद होना चाहिए बताइए। जैसे मैंने लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH की अभिक्रिया किसी अल्कोहल से कराएं, ये R' हमने ले लिया, किसी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको हीट करते हैं तो तुम्हें याद होना चाहिए क्या होता है, बता चुका हूं मैं। कार्बोक्सिलिक का OH और इसका H, ये मिलकर यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर का अलग कर देते हैं और इस प्रकार से बनता है RC≡OR', एस्टर प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ मैं तुमको बता चुका हूं। पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी इसकी, तो ठीक से देखिएगा उस वीडियो को। तो ये तो हुआ एस्टरिफिकेशन। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन और आती है, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया से कराएं, ये हमने लिखा NH3। ठीक है, या फिर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम किसी एमीन से कराएं, ये देखो। तो ये भी हमें आना चाहिए कि इसके उसमें यौगिक क्या बनेगा। तो यहां से याद रखिएगा, इस कार्बोक्सिलिक का ये OH, कार्बोक्सिलिक का OH और NH3 का एक H मिलकर एक अणु जल का निकाल देते हैं और इसमें अभिक्रिया में बनता है RC≡ONH2 और इस यौगिक का नाम सबको पता होगा, इसका नाम होता है अमाइड या फिर बोल सकते हैं एसिड अमाइड। ठीक है, और ये जो अमाइड होता है ये बेसिकली 1 डिग्री अमाइड होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से सोचो कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया RNH2 से कराऊं, RNH2 का मतलब ये क्या हुआ, दिस इज 1 डिग्री एमीन। याद होगा 1 डिग्री एमीन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें NH2 समूह उपस्थित हो उसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, यहां से कार्बोक्सिलिक का तो OH और इसका एक H, ये H2 है ना, H2 में से एक H ले लिया तो यहां से भी अलग कौन होता है, वाटर अलग होता है। वाटर अलग होता है तो इस केस में कंपाउंड बनता है RC≡NH एंड सिंगल बॉन्ड R'। इस प्रकार का यौगिक बन जाता है, मतलब इस ये OH हटेगा तो C≡O से कौन जुड़ जाता है, इसका NH जुड़ जाता है और NH से कौन जुड़ा हुआ है, R'।
तो ये होता है, इसको बोला जाता है दिस इज 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइड मतलब सिंपल अगर रिएक्शन अमोनिया से करे, सिंपली अमोनिया से करे, अमोनिया से करने पर तो अमाइड बनता है, लेकिन अगर 1 डिग्री एमीन से करे तो बनता है 2 डिग्री अमाइड। या फिर इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण क्या होगा, एन एल्किल अल्केन अमाइड, ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा कि अगर ये तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अगर हम अल्कोहल से करें तो एस्टर बनेगा। ये मैं नाम लिख सकता हूं यहां पर, ये तो बनेगा। तो अल्कोहल से करने पर तो एस्टर प्राप्त होता है, अमोनिया से रिएक्शन करने पर अमाइड प्राप्त होता है, और 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करने पर 2 डिग्री अमाइड प्राप्त होता है। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर हीटिंग इफेक्ट की। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे लें, देखो सबसे पहले हमने यहां पर यौगिक लिया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, इसको हमने नाम दिया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं भाई, एसिड का मतलब समझ गए कि ऐसे यौगिक जिसमें COOH समूह उपस्थित हो। जैसे समझना, मैंने यहां पर ये एक कार्बन चेन लिखा, यहां पर मैंने लिखा COOH। आपसे कहा जाए इस कंपाउंड की फैमिली क्या है, किस परिवार का ये यौगिक है, तो क्या कहोगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब सोचो अगर मैं यहां पर एक OH लगा दूं, ये OH लगा दूं, अब आपसे कहा जाए ये कौन सा यौगिक है, तो इसमें 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कौन सा, एक तो अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक है। तो अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक में तुम लोगों ने आईपीसी पढ़ा होगा, उसमें तुमने क्रियात्मक समूहों की एक टेबल भी पढ़ी होगी। उस टेबल के वरीयता क्रम की बात कर रहा हूं मैं, वरीयता क्रम के आधार पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में पहले कौन आता था, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है। तो इस यौगिक का ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, और ये क्या होगा, ये प्रतिस्थापी होगा। तो जब OH प्रतिस्थापी होता है तब उसको अल्कोहल ना बोलकर उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये यौगिक हुआ हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये तो चलो ठीक है, कैटेगरी तो हो गई हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन ये OH यहां इस कार्बन पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है। तो कॉमन नेमिंग में इन पोजीशन को हम अल्फा, बीटा, गामा, और अगर इसके आगे भी कार्बन हो तो इसको बोलते हैं डेल्टा। तो कॉमन आईपीएसी में पोजीशन को 1 2 3 4 से बोला जाता है, लेकिन कॉमन सिस्टम में पोजीशन को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन पोजीशन से हम बताते हैं। अब देखो OH की पोजीशन क्या है, अल्फा है, तो इसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर ये OH बीटा पर होता तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा पर होता तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड, और अगर डेल्टा पर होता तो क्या बोलते हैं, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, कॉमन सिस्टम में पोजीशन को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से शो करते हैं, और आईपीसी में 1 2 3 4 से शो करते हैं। अब इसमें याद ये रखना है कि अल्फा का मतलब 1 हो, बीटा का मतलब 2 हो, और गामा का मतलब 3 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्फा का मतलब 1 भी हो सकता है तो अल्फा का मतलब 2 भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैं तुमसे इसमें कहूं कॉमन सिस्टम में अल्फा कार्बन कौन सा है, तो अल्फा कार्बन में वो कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन होता है। यहां पर क्रियात्मक समूह कौन है, ये क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है। अब इस कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे, कॉमन सिस्टम में क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसलिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा आया। लेकिन आईपीसी में हाइड्रोक्सी पोजीशन देना है तो आईपीसी में क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देते हैं, क्रियात्मक समूह के कार्बन को नंबर 1 देंगे। तो ये नंबर 1 है तो ये 2 है। तो यहां जो अल्फा हाइड्रोक्सी है आईपीसी में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी एसिड हो जाएगा। अगर ये OH यहां ना होकर यहां पर होता तो कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और आईपीसी में 1 2 3, बीटा का मतलब आईपीसी में यहां पर 3 हाइड्रोक्सी हो जाता। अगर ये OH यहां ना होकर यहां पर होता तो कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम में बोलते हैं गामा हाइड्रोक्सी
सॉरी ये NH2 नहीं, यहाँ OH अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। और IUPAC में क्या बोला जाएगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी एसिड। तो कॉमन सिस्टम अलग है और IUPAC अलग है। इसी प्रकार से अभी मैंने NH2 लिखा था, चलो उसकी भी बात कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में NH2 समूह उपस्थित हो तो OH अगर होता तो हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अगर NH2 यौगिक है, NH2 समूह भी उपस्थित है तो बोला जाएगा एमिनो एसिड। तो यहां पर कहा जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर ये NH2 यहां ना होकर यहां पर होता तो क्या बोलते हैं इसको, बीटा एमिनो एसिड। यहां पर गामा पर होता NH2 तो क्या बोलते हैं, गामा एमिनो एसिड। और यहां पर होता तो डेल्टा एमिनो एसिड। इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ यौगिकों के नामों का एक इंट्रोडक्शन। अब हमने जो पहला यौगिक यहां पे लिखा हुआ है वो लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का मुझे एग्जांपल लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और यहां पे लिखा OH। अब ये देखो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब क्या है। हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट की बात करें कि अगर इस यौगिक को हीट किया जाए तो क्या होगा। तो सुनना, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो इस केस में इस यौगिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना। ये मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड COOH। और इसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल और लिखा C डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो याद रखो जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो इसके दो अणु, कितने अणु, दो अणु, एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये वाला और एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये वाला, ये दोनों मिलकर इन दोनों अणुओं में क्या होगा, एस्टरीफिकेशन होगा, एस्टरीकरण होता है। कैसे होगा एस्टरीकरण, पहले तो देखो कि ये यौगिक हमने लिखा कैसे लिखा, ये यहां पर CH2OH है तो ये लिखा CH2, इससे लिखा OH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OOH। इसी प्रकार से इसको हमने इधर लिख दिया CH2OH एंड COOH। तो होता क्या है, इस कार्बोक्सिलिक का तो ये वाला OH और अल्कोहल का H, एक मॉलिक्यूल यहां से जल निकल जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर में इस वाले कार्बोक्सिलिक का OH और इसका H, ऐसे दो अणु यहां पर जल के अलग हो जाते हैं और इसमें यौगिक बनता है CH2O एंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड O। इस प्रकार का ये उत्पाद बनता है। ये ऐसा उत्पाद है जिसमें एक एस्टर समूह तो यहां पर है और एक एस्टर समूह यहां पर भी, दो एस्टर समूह है और ये दो एस्टर भी हैं और साथ में चक्रीय यौगिक भी है, साइक्लिक भी है। तो इसका नाम हो जाता है यहां पर, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक डाई एस्टर। इस नाम को देखो, साइक्लिक डाई एस्टर। और इस साइक्लिक डाई एस्टर का एक नाम और होता है लैक्टाइड। ये भी वर्ड याद रखिएगा। जैसे चक्रीय ईथर को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। चक्रीय एस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन। चक्रीय अमाइड को क्या बोला जाता है, लैक्टम। इसी प्रकार से चक्रीय डाई एस्टर को बोला जाता है लैक्टाइड, LECTIDE, लैक्टाइड। याद रखिएगा इस वर्ड को, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले सकता हूं इसके में, ये देखो सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए ये वाला यौगिक ऐसा दे रखा है PH CHOH एंड C डबल OH और यहां पर हीट कर दिया जाए तो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। CH2 में एक H को हटाकर एक PH का मतलब फेनिल रिंग लगा दिया है, तो ये अभी भी अल्फा ही है। तुम्हें बस ये देखना है कि यौगिक में हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक दोनों हैं, तो हाइड्रोक्सी एसिड तो है ही सी, अब वो अल्फा है कि बीटा है, तो याद रखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो हीट करने पे क्या होगा, बस इस प्रकार सा दो मॉलिक्यूल, अल्फा हाइड्रोक्सी में दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जल के दो मॉलिक्यूल अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक में
अब जब इसको हीट करेंगे तो इसी प्रकार का यहां पर उत्पाद बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा CH एंड सिंगल बॉन्ड PH। बस कुछ नहीं है, एक H को हटाकर PH लगाना है। तो एक तो यहां से इस H को हटाकर PH लगा देंगे, एक इधर भी H को हटाकर PH लगा देंगे। तो यहां पर ये इस प्रकार का यौगिक बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्राइड। याद रखो इस चीज को, ठीक है। इसी के बाद अब यहां पर एक चीज और आता है, जैसे हमने लिखा था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसी में मैं यहां पर एक और मॉलिक्यूल ले सकता हूं, वो क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 एंड COOH। अब इस अणु को ठीक से देखो, हाइड्रोक्सी एसिड की जैसे इसको हमने क्या बोला, अल्फा एमिनो एसिड। सोचिए, अगर अल्फा एमिनो एसिड को हीट करें तो क्या होगा। तो जैसे हमने यहां पर लिखा था वैसे ही यहां पर अभिक्रिया होगी, कोई फर्क नहीं होगा। बस इतना सा फर्क है। तुमसे मैंने कुछ देर पहले बोला था कि अगर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है, और फिर ये भी बोला था कि अगर कार्बोक्सिलिक के साथ NH2 समूह हो तो अमाइड बनता है। बस यहां पर वही करना है। OH को हटाकर हमने NH2 लिखा, तो जहां जहां पर भी OH थे वहां पर हम NH2 लगा देंगे। NH2 लगा देंगे तो इस NH2 का H हटेगा। कुल मिलाकर ये है कि इस O की जगह क्या आ जाएगा, इस O की जगह क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, ये लिखा NH2 COOH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे लिखा NH2। बताइए क्या उत्पाद बनेगा। तो देखो, जैसे मैंने ये लिखा था, यहां पर OH को हटाकर मैंने NH2 लगा दिया, और यहां पर भी OH को हटाकर NH2 लगा दिया। यहां पर निकला था जल, यहां पर भी क्या निकलेगा, जल निकलेगा। कैसे, इसका OH और इसका H, तो यहां से ये जल निकला, एक जल का अणु यहां से निकलेगा। तो बताइए इस प्रकार इस अभिक्रिया में क्या यौगिक बनेगा, ये बन जाएगा NH डबल बॉन्ड O CH2 NH डबल बॉन्ड O CH2, ये बनेगा। और इसको बोलेंगे यहां पर साइक्लिक डाई अमाइड। वहां तो था डाई एस्टर, यहां पर बन जाएगा साइक्लिक डाई अमाइड। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात करी थी यहां पर हीटिंग इफेक्ट इन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड अल्फा एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे हीटिंग इफेक्ट इन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा एमिनो एसिड। ये देखिए, नेक्स्ट सेकेंड नंबर रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट इन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा एमिनो एसिड। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, यहां पर ये हमने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर लिखा OH। ठीक है, इसको हीट करा। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं, CH3 CHOH CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, हीट करें, बताइए क्या होगा। अब इसके उसमें पोजीशन बताइए। तो यहां पर देखो, कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में ये कार्बन तो अल्फा है, तो ये कार्बन कैसा है, बीटा। अब बीटा पर OH है,
तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है तो हीट करने पे क्या होगा, बीटा कार्बन से तो OH अलग होगा और अल्फा कार्बन से H अलग होता है और एक अणु यहां से जल का अलग हो जाता है और इस प्रकार से यौगिक बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड COOH। ये वाला यौगिक बनता है और इस यौगिक का नाम भी याद रखिएगा, दिस इज एक्राइलिक एसिड, दिस इज एक्राइलिक एसिड। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस में ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से OH और इससे एक H, तो यहां से भी जल का एक अणु अलग हो जाता है और इसमें यौगिक बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड COOH और इसको बोलते हैं यहां पर, इसका नाम याद आना चाहिए सबको, इसका नाम होता है क्रोटोनिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है क्रोटोनिक एसिड। ये नेमिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। तो याद रखो, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में बनेगा साइक्लिक डाई एस्टर जिसको बोलते हैं लैक्टाइड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में जल का मॉलिक्यूल इसमें भी निकलता है। इसमें बीटा से OH हटेगा और अल्फा से H अलग हो जाता है, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, मतलब विलोपन हो जाता है जल के अणु का। इसमें एसिडिफिकेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद अब नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है, नंबर 3 पर बीटा के बाद गामा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। अच्छा जी, आईयूपीएसी में अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी में गामा की पोजीशन क्या हो जाएगी, आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे भाई, यहां पर बीटा था तो बीटा में पोजीशन क्या आ रही थी 1 2 3, तो गामा में क्या पोजीशन हो जाएगी 4, तो यहां पे याद रखिएगा ये हो जाएगा 4, आईयूपीएसी में कहें तो 4 हाइड्रोक्सी एसिड। एंड एक और नाम दे सकते हैं, ये तो हाइड्रोक्सी एसिड की हम बात ही कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करें, एक और ले सकते हैं गामा एमिनो एसिड। तो देखते हैं, पहले हम बात करेंगे गामा हाइड्रोक्सी एसिड की और उसके बाद फिर हम बात करेंगे गामा एमिनो एसिड की। तो इस केस में यहां पर मॉलिक्यूल में लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH और यहां लिखा OH। अब इस केस में बताइए अगर इसको हीट किया जाए तो क्या बनेगा, तो यहां पर अब याद रखिएगा इस केस में पोजीशन वाइज क्या पोजीशन है 1 2 3 4, तो इस वाले कार्बन का तो OH और इस वाले का H मिलकर जल का एक अणु निकाल देते हैं और अभी क्या ये होती है इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। इंट्रामोलिकुलर मतलब इसी मॉलिक्यूल में इसका तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका H ग्रुप मिलकर जल का एक अणु निकाल देते हैं। तो इस केस में अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना, ये मैंने लिखा यहां पर CH2 देन C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा OH, ये अल्फा कार्बन के बाद ये लिखा बीटा कार्बन के बाद ये लिखा गामा कार्बन और गामा कार्बन के बाद फिर ये लिखा OH। अब जरा बताइए क्या कहोगे, तो इस केस में यहां पर इसका तो OH और मतलब में इस यौगिक को मैंने यहां पर ऐसे रेखीय संरचना में लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं समझाने के लिए। तो होगा क्या, इसका तो OH और इसका H मिलकर जल का एक अणु निकाल देते हैं और एक अणु निकलने के बाद यौगिक क्या बनता है बता सकते हो आप, ये बनेगा CH2 देन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा O से जुड़ा CH2 से जुड़ा O। अब ये क्या है, ये चक्रीय एस्टर है लेकिन मोनो एस्टर, इसमें एस्टर की संख्या बस एक ही है, एस्टर की संख्या एक ही है, तो इसको यहां पर बोलते हैं चक्रीय एस्टर को कहा जाता है लैक्टोन। तो ये हाइड्रोक्सी कहां पे था, गामा पे था, तो अब इसका परफेक्ट नाम होगा डेल्टा लैक्टोन, याद रखिएगा। तो याद क्या रखना है, चक्रीय ईथर है
और इस रिंग में कितने एटम है? 5 एटम है। 5 एटम का मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां ऑक्सीजन। विषम चक्रीय संरचना है, विषम चक्रीय है ये, एक ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो टोटल 5 मेंबर्ड हैं। तो याद रखिएगा, अगर 5 मेंबर्ड चक्रीय ईथर है तो उसको बोला जाएगा डेल्टा लैक्टोन। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी में देखो, एक चीज समझने का है, यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी में हमने 2 अणु क्यों नहीं लिए? 2 अणु क्यों लिए? एक अणु में क्यों नहीं करा एस्टरिफिकेशन? ये भी तो हो सकता था कि इस वाले का OH और इस वाले का H जल निकाल दे, एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए, हो तो सकता था। लेकिन बनने वाली रिंग कितने मेंबर की होती है? बनने वाली रिंग कितने मेंबर की होती है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड ऑक्सीजन। 3 मेंबर रिंग बनती, बस सिर्फ 3 मेंबर। और 3 मेंबर रिंग कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती है, याद रखो। इसलिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिलकर 6 मेंबर्ड साइक्लिक डाइएस्टर का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें लैक्टेट बनता है। 3 मेंबर्ड का एस्टर नहीं बन पाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस केस में गामा हाइड्रोक्सी जगह अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट एग्जांपल किसका? गामा एमिनो एसिड। मतलब हाइड्रोक्सी की जगह अगर NH2 समूह होता तो क्या बनता? वैसे समझ चुके होंगे, OH को हटाकर NH2 लगाना है और NH2 का एक H और इसका OH हटाना है, तो यहां पर O की जगह क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा। NH का मतलब क्रियात्मक समूह क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, साइक्लिक अमाइड बनेगा। चलो बना लेते हैं यहां पर। अब ये देखिए, नेक्स्ट गामा हाइड्रोक्सी की जगह हमने क्या लिया? गामा एमिनो एसिड, CH2 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 अल्फा बीटा गामा। गामा पे लिखा क्या? NH2 लिखा और इस वाले पर हमने लिखा COOH। अब बताइए क्या यौगिक बनेगा? तो बस मैं समझा चुका हूं। इस NH2 को मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, NH2 सिंगल बॉन्ड H। तो बताइए इसमें जल का अणु कैसे निकलेगा? समझा सकते हो। इस कार्बोक्सिलिक का तो OH और NH2 का H मिलकर एक अणु जल का अलग कर देते हैं, और तो फिर इस केस में यौगिक बनता है C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एक और CH2 और यहां पे कौन? NH। तो ये बना चक्रीय अमाइड, और चक्रीय अमाइड का नाम होता है लैक्टम। याद रखिएगा, LACTUM, लैक्टम। और चूंकि ये गामा से बना है तो इसका नाम हो जाएगा गामा लैक्टम, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। थर्ड का था गामा हाइड्रोक्सी एसिड का। अब गामा के बाद डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड ले लें, तो चौथे टाइप का रिएक्शन डेल्टा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। हाइड्रोक्सी एस्टर, सॉरी हाइड्रोक्सी एसिड लिखा, ठीक है। कैसे संरचना बना है बताइए। ये लिखा CH2 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 एंड COOH। ऐसे जिगजैग करके भी हम लिख सकते हैं, और इस पे लिखा OH। पोजीशन डिफाइन करें। COOH इससे डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन के बाद गामा कार्बन के बाद डेल्टा कार्बन, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ था, जब हमने गामा हाइड्रोक्सी लिया था तो गामा हाइड्रोक्सी में कितने मेंबर का एस्टर बना? 5 मेंबर, ऑक्सीजन को शामिल करते हुए। तो डेल्टा में क्या हुआ? एक कार्बन और बढ़ गया। तो जो अभिक्रिया यहां पर हमने कराई थी, सेम अभिक्रिया इसमें भी हो जाएगी। बस फर्क क्या होगा, जो एस्टर की रिंग की जो साइज है वो साइज एक कार्बन ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसका तो OH
और इसका H अलग हो जाएगा, तो अब इस केस में यौगिक बनता है C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। कोई फर्क नहीं है, बस यहां पर 5 मेंबर था, तो यहां पर सॉरी इस वाले में यहां 5 मेंबर था, 1 2 3 4 5, तो यहां कितना हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर बनता है। तो इसको बोलेंगे यहां पर डेल्टा हाइड्रोक्सी, या इसको बोल सकते हैं डेल्टा लैक्टोन, इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा लैक्टोन, याद रखिएगा। तो डेल्टा का मतलब 6 मेंबर रिंग और गामा का मतलब 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर होगा। इसी प्रकार से अब मैं हाइड्रोक्सी की जगह एमिनो ले लूं, ये मैंने लिखा यहां पर डेल्टा एमिनो एसिड। तो डेल्टा एमिनो एसिड की संरचना क्या होगी बताइए, CH2OH को हटाकर क्या लगा दिया, NH2 लिख दिया बस। उसके बाद CH2 एंड COOH। तो कहने का मतलब हाइड्रोक्सी एसिड कैसा भी हो, इस केस में याद रखिएगा यहां पर कुल मिलाकर दोनों की रिएक्शन सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता है। तो इस केस में यहां पर कुल मिलाकर यौगिक बनेगा, O की जगह क्या आ जाएगा NH, ये बनेगा। इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर, इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड, तो इसको कहा जाएगा डेल्टा लैक्टम। भाई ये नेमिंग याद रखना, नेमिंग याद रखो, साइक्लिक अमाइड लैक्टम LACTUM, एस्टर है लैक्टोन LACTONE। लैक्टम और लैक्टोन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए खैर ये हुआ। अच्छा, इस केस में यहां पर एक रिएक्शन हम थोड़ा सा चूक गए हैं, चलो उसको अभी भी लिख सकते हैं। ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की हमने बात करी थी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में मैंने क्या बोला था, वाटर निकलेगा, बीटा से OH और अल्फा से H, वाटर निकला, ये बना। ये भी क्या था, वही बीटा हाइड्रोक्सी। अब इधर कितने भी कार्बन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई बात समझ। तो इस केस में यहां पर ये कंपाउंड बनता था। अब इसी में मैं ले सकता हूं, चलो ये पार्ट हो चुका है। अब मैं इसी में अगर बीटा पर OH की जगह NH2 हो तो क्या होगा, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये मैंने यौगिक लिखा यहां पर बीटा एमिनो एसिड, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 एंड CH2 एंड COOH। इसको अगर हीट करें तो जो टाइप हमने यहां पर करा था अल्फा से H और बीटा से OH, वही यहां पर करेंगे। यहां पर इस केस में ये कार्बन अल्फा है तो ये कार्बन बीटा है, तो बीटा से कौन अलग होगा NH2 और अल्फा से H। तो इस केस में कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड COOH। और इस केस में वाटर ना निकलकर यहां पर अलग होता है कौन, अमोनिया अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है हाइड्रोक्सी एसिड अगर है, हीट करेंगे तो एस्टर बनेगा, लेकिन बस बीटा को छोड़कर, बीटा हाइड्रोक्सी हो या बीटा अमीनो हो, इसमें एस्टर नहीं बनता है। इसमें अगर हाइड्रोक्सी एसिड है तो जल निकलेगा और बीटा अमीनो एसिड है तो अमोनिया रिलीज होती है और कंपाउंड बनता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम यहां पर थे डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। तो मैंने तुमसे कहा था कॉमन नेमिंग में पोजीशन क्या होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर और इसके आगे हो तो इसके आगे अगर है तो सिर्फ हमें IUPAC की ही बात करनी होगी, फिर हम कॉमन नेमिंग में उसकी पोजीशन को शो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ठीक है, डेल्टा को हमने, अगर मैं इसकी बात करूं IUPAC में, तो डेल्टा में IUPAC की इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे, IUPAC में पोजीशन कहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक से देखो, जो डेल्टा हाइड्रोक्सी है वो हकीकत में IUPAC में क्या है, 5 हाइड्रोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो 5 हाइड्रोक्सी से क्या बना, 6 मेंबर्ड एस्टर। अगर 6 हाइड्रोक्सी एसिड लें तो क्या होगा, 6 हाइड्रोक्सी एसिड लें, हीट करने पे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम वही बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5th नंबर,
6 हाइड्रोक्सी एसिड ये लिया जाए तो क्या होगा? तो यहां पर हम संरचना बना लेते हैं पहले CH2 एंड COOH और इस पे लिखा OH। ठीक है, पोजीशन चेक कर लें। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 परफेक्टली 6 हाइड्रोक्सी एसिड है। अब अगर इसको हीट करें तो क्या होगा? तो ठीक से देखो, तुम्हें याद होगा हमने यहां पर इसके पहले लिया था गामा हाइड्रोक्सी में हीट करने पे क्या बना था? 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर। डेल्टा हाइड्रोक्सी में क्या बना? 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर। तो अगर मैं 6 हाइड्रोक्सी को हीट करूंगा और मैं अगर इसका OH और इसका H हटा दे, वाटर के रूप में हटा दे, तो क्या होगा? रिंग की साइज एक और बढ़ जाएगी, एक कार्बन और बढ़ेगा रिंग में। कितना हो जाएगा? 7 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर बनेगा। और हमें याद है 7 मेंबर रिंग कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये ऐसे कई सारे अणु होंगे, N मॉलिक्यूल होंगे, इसके N मॉलिक्यूल होंगे। N मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल में एक का तो OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का COOH के OH और थर्ड मॉलिक्यूल का H। ऐसे लीनियर में इस प्रकार से, जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं, छोटे रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? CH2 कितने CH2 है? 5। तो ये मैंने छोटा करके ऐसे लिखा CH2 के बाद COOH और यहां पे लिखा OH। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखा। इसी प्रकार से इस मॉलिक्यूल को एक और लिखा OH, COH के बाद CH2 COOH और आगे चले। फिर ऐसा एक और मॉलिक्यूल ले लो, तो ये लिखा OH, CH2 OH, CH2 COOH। तो कहने का मतलब ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में अरेंज होंगे और पहले मॉलिक्यूल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल के OH का H मिलकर एक अणु जल का निकाल देगा। यहां पर इसका COOH का OH और अल्कोहल का H एक अणु यहां से जल का अलग हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर 3 जो मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल मिलकर जल के 2 अणु अलग कर देंगे। तो एक एस्टर यहां बनेगा, एक एस्टर यहां पर भी बनेगा और कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे वाटर निकालकर कई सारे एस्टर समूह बनाते जाएंगे। बहुत सारे एस्टर ग्रुप बनेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएस्टर। तो कुल मिलाकर इसमें इसके हीट करने पर पॉलीएस्टर बनता है, एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, एक बृहद मॉलिक्यूल बनाए, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। और जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब पॉलीमर को हमें यहां पर लिखना है, अणु तो बहुत बड़ा है, उसको यहां लिखना संभव नहीं होगा। तो क्या करेंगे? एक छोटी सी ऐसी यूनिट लिखेंगे जो आगे से आगे रिपीट होती चली जाए। तो क्या लिखेंगे बताओ? ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा O, ये लिखा O, देन CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा और ऐसे ब्रैकेट लगाकर यहां लिख देंगे N। तो कुल मिलाकर इस केस में, या ठीक है यहां पर ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो इस केस में जो यौगिक बनेगा ये हो जाएगा पॉलीएस्टर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कहने का मतलब ये 6 हाइड्रोक्सी हो, 7 हाइड्रोक्सी हो, 8 हाइड्रोक्सी हो, सब में इसी प्रकार के पॉलीएस्टर बनते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने आज अभी जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? देखो, ये कार्बन चेन CH3 या ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 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 COOH हीट कर रहे हैं। पहला यौगिक कौन सा लिया था? अल्फा पर OH। तो अल्फा हाइड्रोक्सी हो तो साइक्लिक डाई एस्टर बनेगा, जिसमें बोला था मैंने लैक्टाइड बनेगा। ये OH यहां से हटाकर यहां लगा दे तो
बीटा का OH और अल्फा का H मिलकर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यौगिक बनेगा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखो, अगर इस OH को यहां लगा दे तब क्या होगा, तब बनेगा अल्फा बीटा गामा, गामा लैक्टोन बनेगा। अगर यहां लगा दे तो बनेगा डेल्टा लैक्टोन, और अगर इस OH को यहां लगा दें तो फिर यौगिक बनता है इस प्रकार का पॉलीएस्टर। तो हाइड्रोक्सी एसिड में सिर्फ इतना ही है, इसके आगे इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है हीटिंग इफेक्ट, तो इसमें और जो कई अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं उन सब में हम एक एक करके हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, हीटिंग इफेक्ट इन हाइड्रोक्सी एसिड एंड अमीनो एसिड। अब इसके बाद के कौन से यौगिक है, चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इसी हीटिंग इफेक्ट की जो रिएक्शंस हैं उसी में नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिडों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। तो यहां पर चलिए इसको हम लिख सकते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कार्बोक्सिलिक एसिडों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। तो क्या बनता है देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा रिएक्शन क्या होती है। जैसे ये मैंने लिखा RCOO होल ट्वाइस Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, को अगर हीट करें, इसका शुष्क आसवन करें, तो इस केस में यहां पर यौगिक बनता है C डबल बॉन्ड OR प्लस अलग हो जाता है CaCO3, और यौगिक बनते हैं इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होती है मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। यहां पर देखिए क्या होगा, इस केस में कैल्शियम सॉल्ट है। कैल्शियम कैसा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहां पर इस केस में ये जो यौगिक है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, RCO OP माइनस और यहां पे कौन, कैल्शियम +2। ठीक है, ये एक आयोनिक बॉन्ड से अटैच्ड रहता है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसका शुष्क आसवन करते हैं, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये यहां से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो जब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में अलग होगा। तो CO2 के रूप में अलग होने के लिए ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होता है। तो यहां से ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, R पे। जब ये कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा भी तो सही, तो यहां से फ्री कौन हुआ, R- फ्री हुआ, और ये R- अलग होकर यहां पर अटैक करता है इस वाले कार्बन पर। जैसे ही इस पर अटैक करेगा, फिर से इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है, ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, O के पास। अब O के पास पहले से ही एक नेगेटिव है, एक बॉन्ड टूटकर और O के पास आया तो क्या हो जाएगा, O-2, और O-2 के साथ यहां पे कौन है, Ca+2, तो Ca+2 इसके साथ मिलकर CaO बना देता है। तो इसमें यौगिक बनता है RCOR प्लस साथ में बनेगा CaO प्लस साथ में बनता है CO2 गैस भी बनती है, और ये दोनों मिलकर बना देते हैं CaCO3। तो कुल मिलाकर इस केस में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, ये जो R है, कुल मिलाकर जब कैल्शियम लवणों का हम शुष्क आसवन करते हैं तो जो CO समूह है, ये जो CO समूह है, उस CO समूह के दोनों तरफ R लगा दो, और ये R हमें कहां से प्राप्त होता है, यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये हमने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस एंड CH।
जिसका नाम क्या हुआ, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। चलिए सेकेंड एग्जांपल की बात करें, HCOO, ऐसे भी लिख सकता हूं COOCA, ये लिखा। इसके अलावा ये भी ले सकते हैं नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। CO होल ट्वाइस CA। अब बताइए, इन सभी को अगर हीट करें, इन सभी का शुष्क आसवन करें तो क्या बनेगा। कुल मिलाकर हमें एक ट्रिक क्या है, C+O लिख दो, सभी में C+O लिख दो, सोचने की जरूरत है ही नहीं, लिखा। अब इसमें R की वैल्यू क्या है, तो इसमें R की वैल्यू देख रहे हो कौन है, CH3 है। तो इधर भी क्या करेंगे, इधर लिख देंगे CH3 और इधर भी लिख देंगे CH3 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एसीटोन। यहां पर अब R का वैल्यू क्या है, H है, हाइड्रोजन है, तो यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन और यहां पर भी लिख दिया हाइड्रोजन। तो अब ये क्या बना, ये बना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और अगर यहां पर इसकी हम रिएक्शन करवाएं तो यहां पर R का वैल्यू क्या है, साइक्लोपेंटाइल है, तो बस इसमें यहां पर भी साइक्लोपेंटाइल और इधर भी साइक्लोपेंटाइल लगा दो, तो इसमें ये इस प्रकार का यौगिक बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, खास बात क्या है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होते हैं वो सम्मित प्रकार के होते हैं। CO तो होगा ही होगा, जो ग्रुप इधर होगा और जो ग्रुप इधर होगा वो दोनों एक समान होंगे, और वो दोनों कहां से आएंगे, यहां से। तो देखो कीटोन बना, ये एसीटोन बना। एसीटोन कैसा क्रियात्मक, कैसा यौगिक, सम्मित कीटोन है। एल्डिहाइड बना, कौन सा एल्डिहाइड, सम्मित एल्डिहाइड। और ये क्या बना, ये सम्मित कीटोन बना। अब देखो यहां पर अगर हमें अदर एल्डिहाइड बनाना है, अदर दूसरे एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, तो तुम्हें याद है एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एक तरफ H तो हो ही सी और दूसरी तरफ कोई दूसरा समूह उपस्थित हो। तो अगर हमें अदर एल्डिहाइड बनाना है तो कैल्शियम लवण जो होते हैं, इन कैल्शियम लवणों का हमें मिक्सचर लेना पड़ता है, मिश्रण लेना पड़ता है। कैसा मिश्रण, पहला मिश्रण होता है RCOO का होल ट्वाइस। पूरी बात समझना, हमें अदर एल्डिहाइड बनाना है। अदर एल्डिहाइड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये लिखा मैंने फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा तुम्हें कभी कहा जाए अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, तो अदर एल्डिहाइड की संरचना क्या होगी, RCOH। मतलब एल्डिहाइड है तो एक तरफ तो H आना जरूरी है इसी, तभी तो एल्डिहाइड होगा। हाँ, एक तरफ ये R हो। अब ये R क्या हो सकता है, ये R कुछ भी एल्किल समूह हो सकता है, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, फेनिल समूह भी तो हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का एल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट का हम शुष्क आशवन करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर एल्डिहाइड बनाने हो तो एक तो लवण ये लेना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा लवण हमें लेना पड़ता है ये वाला कैल्शियम फॉर्मेट। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा CH3COO होल ट्वाइस CA, और इधर क्या लिखा HCOO होल ट्वाइस CA। ठीक है, और आगे चलो, यहां पर मैं ये ले लू PHC+O होल ट्वाइस CA। इनकी नेमिंग क्या है, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट। यहां पर हमने लिया कैल्शियम बेंजोएट, और ये हम ले रहे हैं HCOO होल ट्वाइस CA। तो बताइए इस केस में क्या होगा, इन दोनों का मिश्रण, तो क्या होगा C+O, तो हमने यहां पर लिखा ही सही। अब एक तरफ कौन होगा, इसका R, और एक तरफ कौन होगा, इसका H। तो ये होगा R और ये होगा H, तो ये हुआ अदर एल्डिहाइड। ठीक है,
इसमें बताइए अब क्या बनेगा, आप बना सकते हैं इसमें R का वैल्यू क्या लिखा, CH3 और यहाँ तो H है ही सी, तो इस केस में यहाँ पर यौगिक बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड एल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पर लें कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट तो बताइए क्या यौगिक बनेगा, तो इस केस में बनता है PHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो, अगर हमें कीटोन बनाना है, सम्मिलित कीटोन बनाना है तो हम ये ले सकते हैं कैल्शियम एसिटेट टाइप के, तो इसमें तो बनेगा एसीटोन। ठीक है, अगर हमने कैल्शियम फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लिया बस, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर हमें अदर एल्डिहाइड बनाने हो, समझो इस चीज को, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर हमें अदर एल्डिहाइड को, दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड बनाने हैं, तो कैल्शियम लवणों का हमें मिक्सचर लेना पड़ता है, एक मिश्रण लेना पड़ता है। और उस मिश्रण का ये वाला जो लवण होता है ये तो फिक्स होता ही है, कैल्शियम फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा। साथ में अगर ये ले लिया तो ये एल्डिहाइड बनेगा, इसके साथ में ये ले लिया तो R का वैल्यू क्या हुआ, PH, तो कंपाउंड क्या बनेगा, बेंच एल्डिहाइड। ठीक है, और देखो मैं यहां पर ले लू C2H5 C डबल O होल ट्वाइस C है, ये ले लिया। ठीक है, अब क्या बनेगा, साथ में ये भी ले लो HC डबल O होल ट्वाइस C है, तो इसके उसमें क्या होगा, तो इसका तो एथिल और इसका H, क्या यौगिक बनेंगे, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, कंपाउंड बन जाएगा प्रोपेन एल्डिहाइड। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इन दोनों से ये बना तो इसके खुद से भी तो बन सकता था, हाँ इसका खुद का प्रोडक्ट भी बनेगा, इसका खुद का प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा। या मैं इसकी बात करूं, इस अभिक्रिया से कुल कितने उत्पाद प्राप्त होंगे, एक तो इसका अपना खुद का कीटोन बनेगा, इसका अपना खुद का फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखो, अगर दो अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया हैं, अभिकारक हैं, तो जनरली फिर हम किसकी बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस का मतलब दोनों से बनने वाले की, जनरली इसकी ही बात करते हैं। फिर इनके जो सेल्फ प्रोडक्ट हैं, सेल्फ का मतलब सिर्फ इससे बनने वाला उत्पाद या फिर सिर्फ इससे बनने वाला उत्पाद, जनरली हम उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर सिंगल चॉइस आए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आए, तो उस केस में तुमसे कहा जाए बताइए मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो मुख्य उत्पाद हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। लेकिन पूछा जाए संभावित उत्पाद क्या क्या होंगे, तो संभावित में तो हम सारे ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, सारे उत्पादों की बात करेंगे उस केस में तो। ठीक है, चलिए खैर ये हुआ। अब इसके अलावा जो याद रखना है, कैल्शियम लवण कैसे, तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिया जाएगा, देखो तुम्हें दे रखा है CH3 C डबल OH की अभिक्रिया तुम्हें करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। फर्स्ट तो ये है, और सेकंड नंबर पर हीटिंग दे रखा है, बताइए उत्पाद क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें याद होना चाहिए CH3 C डबल OH की अभिक्रिया अगर NaOH से कराए तो तुम्हें याद है अम्ल तथा क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण एंड जल। तो ये एसिड ये बेस अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर NaOH है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो यहां पर इस केस में यौगिक क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na+, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। लेकिन अगर इसी की अभिक्रिया हमें CH3 C डबल OH की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करानी पड़े तो याद रखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे तो यौगिक बनेगा CH3 C डबल OCA+ एंड H2O अलग होता है। तो याद रखो कैल्शियम सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है, एसिटिक एसिड या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर दीजिए, कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर तुम्हें यही तो दे रखा है, इसकी अभिक्रिया इससे करी, बताइए पहले क्या बना, पहले बना CH3 C डबल O एंड होल ट्वाइस Ca, ये बना। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, हीट का मतलब हीट कर दो,
हीट करेंगे तो कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन से बनता कौन है, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला यौगिक बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। चलिए खैर, तो अब इसमें एक तो ये वाला टाइप हुआ, तो कहने का मतलब ये है ये कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से कंपाउंड क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो कैल्शियम एसिटेट लेंगे तो एसीटोन, कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, और कैल्शियम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट लेंगे तो ये बनेगा डाइसाइक्लोपेंटाइल कीटोन, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा अदर एल्डिहाइड बनाना है, तो अदर एल्डिहाइड के लिए तो फिर कैल्शियम फॉर्मेट तो फिक्स होगा ही होगा, ये तो लेना ही पड़ेगा। अब साथ में तुम्हें एल्किल ग्रुप क्या लगाना है, वैसा ही हमें कैल्शियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, याद रखो। अब इसमें और तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, क्या वैरायटी हो सकती है, देखो एक दो क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा, तुम्हें दे रखा है CH3Cl की अभिक्रिया KCN से करानी है, यौगिक बना A, फिर A की अभिक्रिया तुम्हें H3O+ से करानी है, बना B, फिर तुम्हें कहा जाएगा इसको हीट करना है, बनेगा उत्पाद C, तुम्हें बताना है उत्पाद C क्या होगा, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर इस केस में एक सेकेंड, ये पहले हमने लिया यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर करा हीट से बनाया D, हमें बताना है कि अंतिम उत्पाद D क्या होगा। तो एक बार आप लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या बन सकता है इसमें। तो देखो CH3Cl की अभिक्रिया KCN से करी तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, SN2 में Cl को हटाकर कौन आ जाएगा, CN आ जाएगा और KCl अलग हो जाएगा। अब CH3CN का अब हम ये तो यौगिक क्या बना A, अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो यौगिक क्या बनेगा, सभी को पता होगा CH3COOH बनेगा, ये हुआ उत्पाद B, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट बनेगा, ये होगा उत्पाद C, और जब इसको हीट करेंगे तो फिर से यौगिक बन जाएगा CH3CO एंड सिंगल बॉन्ड CH3। आई बात समझ। तो ये हुई कंप्लीट अभिक्रिया कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। अब इसी में एक और याद रखो, अगर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ली जाए, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया MnO मैग्नीज ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इनमें से कुछ भी ले लिया जाए के साथ अगर इसको हीट किया जाए तो भी यौगिक बनते हैं RCOR। कहने का मतलब ये अभिक्रिया बेसिकली है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की अभिक्रिया है। आप समझो इसको, हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियां तो पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हीटिंग इफेक्ट मतलब इन यौगिकों के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो एक तो मैंने क्या बोला, कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करें, कैल्शियम लवण हो, लेकिन अगर कैल्शियम लवण ना हो, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, तो इनकी अभिक्रिया या तो कैल्शियम ऑक्साइड से करें या बेरियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड से करें, उसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, और इसके जो उत्पाद होंगे वो इन्हीं प्रकार के उत्पाद जैसे होंगे, ठीक है। जैसे अच्छा मैंने तुमसे बोला, जैसे ये मैंने लिखा CH3COOH, तुम्हें ऐसे दे रखा होगा, लिखा होगा बेरियम ऑक्साइड हीट करो, तो बताइए क्या बना देंगे, बनेगा CH3COCH3। आपसे बोला जाए यहां पर HCOOH फॉर्मिक एसिड को बेरियम ऑक्साइड के साथ हीट करो तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर दो अलग अलग एसिडों का मिश्रण लिया जाए, ये देखिए थर्ड नंबर CH3COOH प्लस HCOOH को अगर बेरियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करें, तो दो अलग अलग एसिडों का अगर मिश्रण लिया जाए तो फिर अदर एल्डिहाइड बनेंगे। कैसे, एक तरफ तो कौन आ जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। क्या टॉपिक चल रहा था, कैल्शियम कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने से एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा था हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट में और भी कई कंपाउंड हैं जिनको हीट करने पर कई अलग प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।